चलिए तो शुरुआत करते हैं। आप तमाम अहम खबरों के बाद देश में वो तस्वीर दिखाते हैं जो देश की बढ़ती ताकत को बयां करती हैं और हर हिंदुस्तानी का सीना फख्र से चौड़ा करती हैं। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की मौजूदगी में आईएनएस चेन्नई को आज नौसेना को सौंप दिया गया। आईएनएस चेन्नई मिसाइल गाइडेड वॉरशिप है। ये सतह से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल है और सतह से हवा में मार करने वाली बराक 8 मिसाइल से लैस है। इस पर 2 हेलीकॉप्टर भी तैनात होंगे। ये अब तक का सबसे लंबा युद्धपोत है जिसकी लंबाई 164 मीटर है और जो 7,500 टन सामान ढो सकता है। आपको बता दें आईएनएस चेन्नई कोलकाता क्लास का युद्धपोत है। उधर भारतीय सेना में शामिल पृथ्वी 2 का उड़ीसा में सफल परीक्षण किया गया। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम इस मिसाइल का एक के बाद एक 2 टेस्ट किए गए। 9:35 पर बालासोर जिले के चांदीपुर में यह परीक्षण हुआ। पृथ्वी 2 500 से 1000 किलो तक का परमाणु जखीरा ले जाने में सक्षम है। पृथ्वी मिसाइल 350 किलोमीटर तक वार कर सकती है। पृथ्वी 2 में 2 इंजन लगे हैं। मिसाइल का वजन 4600 किलो है। तो हिंदुस्तान को मिली नई ताकत, चाहे वो पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण रहा हो या फिर आईएनएस चेन्नई का नेवी में शामिल होना या फिर लड़ाकू विमानों का एक्सप्रेसवे पर उतरना। इस बीच इंदौर पटना एक्सप्रेस रेल हादसे के गम जो है वो अभी भी ताज़ा है। भीषण हादसे की जांच की बात कही जा रही है और इतनी बड़ी तादाद में जान गंवा चुके लोगों के कसूरवारों को अब खोजा जा रहा है। लेकिन इस बीच हादसे को लेकर कई अलग अलग तरह की थ्योरीज जो है सामने निकल रही हैं। रेलवे के आला अफसर कह रहे हैं जांच हो रही है, इंतजार कीजिए, अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे। कानपुर के पास इंदौर पटना एक्सप्रेस ट्रेन का यह हादसा ऐसे वक्त हुआ जब रेलवे मॉडर्नाइजेशन और सिक्योरिटी के लिए नए आइडिया पर काम करने की रणनीति बना रहा है ताकि रेल के सफर को बेहतर और सुरक्षित बनाया जा सके। ऐसे में अब सवाल ये है कि यह हादसा क्यों और कैसे हुआ? आखिर इतनी मौतों का गुनहगार है कौन? क्या पटरी में फ्रैक्चर की वजह से हादसा हुआ? कानपुर के पास हुए रेल हादसे की वजह का अब तक पुख्ता तौर पर कुछ पता नहीं चल पाया, लेकिन रेलवे से जुड़े सूत्रों ने आशंका जताई है कि ट्रेन के ट्रैक से उतरने की वजह पटरी में दरार आना हो सकती है। सर्दियों में अक्सर रेल ट्रैक पर इस तरह के क्रैक हो जाते हैं। हालांकि रेलवे की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। जांच पूरी होने तक अफसर भी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। नहीं, अभी मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ। ये बहुत डिटेल इंक्वायरी होगा इसका, उसके बाद ही कुछ कंक्लूजन निकलेगा। सर क्या कुछ ऐसा बता सकते हैं कि इंक्वायरी कब तक कंप्लीट हो जाएगी? कल तो मैं 2 दिन का इंक्वायरी रखा हूँ, नहीं कंप्लीट होगा तो उसको एक्सटेंड करूँगा। क्या रफ्तार की वजह से हुआ हादसा? जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त ट्रेन की रफ्तार 110 किलोमीटर प्रति घंटा थी और इससे ठीक पहले जो ट्रेन इस ट्रैक से गुजरी उसकी स्पीड कम थी। ऐसे में अगर इस रेलवे ट्रैक पर कोई छोटा सा क्रैक पहले से रहा होगा तो इस रफ्तार की वजह से भी हादसा हो सकता है। हालांकि इस ट्रैक पर एक्सप्रेस ट्रेन को 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलाने की इजाजत है। क्या लूज शंटिंग की वजह से हुआ हादसा? हादसे की तीसरी बड़ी वजह 2 बोगियों को आपस में जोड़ने वाली शंटिंग का ठीक से न लगना भी हो सकता है। ऐसे में अगर ट्रेन की कोई भी बोगी पटरी से उतरती है तो उसके पीछे की बोगियों का भी बैलेंस बिगड़ता चला जाता है और वो पटरी से उतर जाती है। और अगर ट्रेन स्पीड में हो तो कोच एक दूसरे के ऊपर भी चढ़ जाते हैं और बड़ा हादसा हो जाता है। लिहाजा इस एंगल से भी जांच की जा रही है। इंदौर पटना एक्सप्रेस ट्रेन में S1 और S2 बोगी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। पीछे की बोगियां इन पर जा चढ़ी। ऐसे में ये भी संभव है कि ट्रेन के किसी कोच में कोई गड़बड़ी रही हो। हालांकि ये भी बात बिना जांच के साबित नहीं हो सकती। रेलवे के सूत्रों के मुताबिक इंदौर पटना एक्सप्रेस के ड्राइवर ने अपनी रिपोर्ट में लर्चिंग यानी ट्रैक के नीचे जमीन धंसने से ट्रेन को लगने वाले झटके को हादसे की वजह बताया है। बताया गया है कि इस रूट में पिछले कई महीनों से झांसी लोको शेड के गए ड्राइवर इसी जगह पर लर्चिंग महसूस कर रहे थे, लेकिन इसकी आधिकारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने हादसे की फोरेंसिक जांच के भी आदेश दे दिए हैं और कहा है कि जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई होगी। Statutory inquiry by Commissioner Railway Safety into the accident has been ordered to determine the correct cause of accident. There shall be a separate comprehensive investigation either by latest technical and forensic analysis by an appropriate agency to look into all possible angles. Strictest possible action would be taken against the guilty. फिलहाल कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी जांच कर रहे हैं। उसके बाद ये साफ हो पाएगा कि इतनी मौतों का असली कसूरवार कौन है। कानपुर से अनिल यादव के साथ टीम न्यूज़ नेशन।
इस बीच इंदौर पटना एक्सप्रेस ट्रेन हादसे को लेकर एक और चौंकाने वाली खबर आ रही है। इस ट्रेन में ई टिकट से सफर कर रहे कुल 695 पैसेंजर में से सिर्फ 209 यात्री ऐसे थे जिन्होंने ई टिकट के साथ साथ रेलवे बीमा कवर लिया था। और आपको बता दें, ये भी हैरत की बात है कि लोगों को इस रेलवे बीमा कवर के बारे में ज्यादा जानकारी है ही नहीं। कानपुर ट्रेन हादसे में जिन लोगों ने अपनों को गंवा दिया, उनकी भरपाई किसी भी मुआवजे से नहीं की जा सकती। लेकिन ऐसे बुरे वक्त में दर दर भटकना ना पड़े, हादसे में मारे गए लोगों के आश्रितों को पाई पाई के लिए तरसना ना पड़े, इसलिए सैकड़ों लोग ट्रेन में चढ़ने से पहले अपना इंश्योरेंस करवाते हैं। लेकिन आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि कानपुर हादसे में मारे गए काफी कम लोगों को ही इंश्योरेंस का फायदा मिला, जबकि इस ट्रेन में 600 से ज्यादा लोग सवार थे। दरअसल इंदौर पटना एक्सप्रेस में कुल 410 ई टिकट की ऑनलाइन बुकिंग हुई थी। इन टिकटों पर 695 मुसाफिर यात्रा कर रहे थे। इनमें से महज 126 ई टिकट ऐसे थे जिन पर बीमा कराया गया था, यानी 209 मुसाफिर इंश्योरेंस के दायरे में थे। और हादसे के वक्त इनमें से 128 मुसाफिर ट्रेन में सवार थे। अब हादसे में घायलों और मारे गए लोगों की शिनाख्त के बाद इंश्योरेंस की रकम जारी की जाएगी। हर एक अब मिलियंस ऑफ लोग से एक्सपेक्ट करें कि ओवरनाइट इंश्योरेंस ले लें, इंश्योरेंस लेके ट्रैवल करें तो बहुत अच्छी ये बात है, पर ये आदत जल्दी से नहीं आएगा। एक तो अवेयरनेस भी करें, उसका पब्लिसिटी करें, और हर एक टिकट काउंटर में इंश्योरेंस लेना बड़ा इजी कर दें। वहीं पे कॉलम रहे जो टिक कर दें और उसी में 5-10 रुपया या 100 रुपया जो भी है एक्स्ट्रा लेके उसको इंश्योरेंस दे दें, फिर तो ये काम में आ सकता है। आइए आपको बताते हैं कि किस तरह रेलवे यात्रियों को इंश्योरेंस की ये सुविधा देती है। भारतीय रेलवे ने IRCTC के साथ मिलकर 10 लाख रुपए के वैकल्पिक बीमा योजना की स्कीम शुरू की है। इस योजना के तहत ऑनलाइन टिकट बुक करने वाले यात्रियों को महज 96 पैसे प्रति यात्री प्रीमियम पर ये बीमा दिया जाता है। ये सुविधा IRCTC में पर्सनल लॉगिन करने वाले यात्रियों के लिए है। इस योजना के तहत रेल हादसे में मौत, शारीरिक रूप से अक्षम होने और घायल होने की हालत में अलग अलग रकम का भुगतान किया जाता है। हादसे के बाद पीड़ित परिवार के सदस्य 10 लाख तक की इस राशि को क्लेम कर सकते हैं। इंश्योरेंस की राशि रेलवे और सरकार की ओर से जारी मुआवजे के अलावा दी जाती है। कानपुर में काल बनी ट्रेन में भले ही कुछ एक लोगों को इस इंश्योरेंस का फायदा मिल रहा है, लेकिन हादसे के बाद अब इस स्कीम को सभी मुसाफिरों के लिए अनिवार्य करने की मांग की जा रही है। जो काउंटर से जो टिकट परचेस करता है उसको भी हमको उसमें गवर्नमेंट को चाहिए उस टिकट में 1 रुपया व 2 रुपया इंक्लूड करके हमसे चार्ज करे, और ये बेनिफिट जो टिकट परचेस करा है सबको मिलना चाहिए। इंश्योरेंस का जो बेनिफिट काफ़ी लोगों को ये पता नहीं है कि इस पर इंश्योरेंस है करके, ये अब गवर्नमेंट को हाईलाइट करना चाहिए। हादसे के बाद लोगों में जागरूकता बढ़ी है और अब ट्रेन में सफर करने वाले काउंटर टिकटों के लिए भी ये सुविधा देने की मांग की जा रही है। अहमदाबाद से पूरा पटेल के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो भगवान करे आपकी यात्रा मंगल में हो, लेकिन कभी भी इस तरह के हादसे की आशंका भी बनी रहती है, तो अगली बार ई टिकट बुक कराएं तो ध्यान से इंश्योरेंस कवर लेना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं। नोटबंदी से लोगों को दिक्कतें हो रही थी, 13 दिन बीत गए, कुछ कम हुई, लेकिन सियासत में तकरार लगातार जारी है। विपक्ष नोटबंदी पर पीएम के बयान की मांग पर अड़ा हुआ है और इसे लेकर राज्यसभा और लोकसभा में दिन भर हंगामा होता रहा। सरकार और विपक्ष के बीच तीखी तकरार होती रही। जनता को जो तकलीफ हो रही है, लाइन में खड़े हुए लोग जो मर रहे हैं, उनके तरफ से हजारों लोग जो इंजर्ड हो रहे हैं, और आज अर्थव्यवस्था खत्म हो चुकी है। इसलिए हम लोग आपके सामने वो डिस्कशन करना चाहते हैं, मोशन के तहत डिस्कशन करना चाहते हैं, रूल 56 के तहत चर्चा करना चाहते हैं। चर्चा से हम भागना नहीं चाहते हैं, चर्चा हम चाहते हैं। मोदी जी आना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर आने दो, हमारी बात करो। सरकार के तरफ से हमने कह चुके हैं, माननीय वित्त मंत्री जी इस पूरा विभाग को देखते हैं, वो जवाब देंगे, और सरकार के तरफ से कौन जवाब देगा वो सरकार तय करेगी और वक्त पर तय करेगी। इसलिए पूरा बहस को होल्ड करके रखना, यानी मुझे लगता है ये नहीं करना चाहिए। जो बड़े नोटों पर जो पाबंदी लगाई है, जिसको लेकर काफी लोग मर चुके हैं, कोई भूखे रहकर, कोई प्यासे रहकर, कोई किसी को दवा नहीं मिली है, कोई सदमे से मर गए हैं, कोई बच्चों की शादी नहीं कर पाए, उनका क्या होगा? ये तो अमीर लोगों की पार्टी है, बड़े बड़े
की पन्ना सेठों की पार्टी है, ये भ्रष्ट लोगों की पार्टी है, ये ईमानदार और गरीब लोगों की पार्टी नहीं है। ठीक ये है, मेहनतकश लोगों की डिस्कशन के पार्टी लिए है। तैयार है। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप देश के मूड और माहौल को समझे। देश का मूड और माहौल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है, काले धन के खिलाफ क्रांति के साथ है। आप उस क्रांति में पलीता मत लगाइए, आप जो है वो चर्चा करिए। हम चाहते हैं कि ये जो 70 लोग अभी पिछले 15 दिन में लाइन में खड़े होकर पूरे देश में मर गए हैं, वो भी तो हमारे देशवासी हैं, वो भी गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, उनके लिए भी तो यहाँ एक चेयर की तरफ से रेजोल्यूशन आना, यही हमारी मांग है। बहस चल रही है, कुछ माननीय सदस्यों ने बोलना है, बहस का उत्तर देना है। विपक्ष उस बहस से भाग क्यों रहा है? Why are they running away from that debate? जो इस नीति का जो मेरिट डीमेरिट है उस डिबेट के अंदर आ जाएगा। तो विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, वहीं सरकार कह रही है कि अगर फैसले के खिलाफ हैं तो बहस तो करें। उधर कांग्रेस नोटबंदी पर मोदी सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए है। पार्टी आम लोगों की परेशानियों को मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है और इसी कड़ी में आज पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी दिल्ली में जगह जगहों पर एटीएम गए और कतार में खड़े लोगों की मुश्किलों से रूबरू हुए और फिर मोदी सरकार पर तीखे शब्द बाण भी चलाए। देखिए अगली रिपोर्ट में। नोटबंदी के 13वें दिन भी राहुल गांधी की एटीएम पॉलिटिक्स जारी रही और तड़के सुबह वो एक बार फिर एटीएम की लाइन में लग गए और लोगों के हालचाल जानने की कोशिश की। और आपका ही पैसा है, ये आपका ही पैसा है, आपको ही नहीं दे रहे। हमारे पैसे हम लोग नंबर में लगा रहे हैं। तस्वीरें दिल्ली के जहांगीरपुरी की है, जहां राहुल लोगों की मुश्किलों से दो चार होने पहुंचे। जहांगीरपुरी के बाद राहुल गांधी इंद्रलोक, आनंद पर्वत और आजाद मार्केट इलाके में भी एटीएम के बाहर लोगों से मिले और उनकी परेशानियां जानी। मैं थोड़ा देखने गया था अपनी आंखों से कि बैंक्स के सामने क्या हो रहा है और जहां भी मैं गया लोगों ने कहा कि उनको बहुत कष्ट हो रहा है। लोग कह रहे थे कि वो लाइन में खड़े हैं और पीछे से बैंक के पीछे से डील हो रही है, कैश निकाला जा रहा है। नोटबंदी को लेकर प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए राहुल ने कहा कि वो कुछ चुनिंदा लोगों के लिए काम कर रहे हैं, उन्हें गरीब आदमी की कोई फिक्र नहीं। राहुल के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री जी के 15 लोग हैं, 20 लोग हैं, उनकी तिजोरी भरेगी, उनके जो बैंक लोन हैं माफ होंगे और जो हमारे गरीब लोग लाइन में खड़े हुए हैं उनको उनका नुकसान ही होगा और कुछ नहीं होगा। नहीं, कहीं अच्छा होता, कहीं वो तर्क के साथ आते, कोई एविडेंस के साथ आते। ऐसे चलती फिरती बातें कहने का कोई अर्थ नहीं है। नोटबंदी का जमकर विरोध कर रहे कांग्रेस उपाध्यक्ष इससे पहले भी बैंक और एटीएम में लाइन लगाकर खड़े लोगों के बीच पहुंचे और नोटबंदी को लेकर मोदी सरकार पर हमला किया था। 11 नवंबर को राहुल दिल्ली के संसद मार्ग स्थित एसबीआई की ब्रांच में पहुंचे थे, जहां उन्होंने आम लोगों की तरह कतार में खड़े होकर अपने 4000 के पुराने नोट बदलवाए। राहुल गांधी मुंबई में एक एटीएम के बाहर पहुंचे, जहां उन्होंने लाइन में लगे बुजुर्गों और महिलाओं की परेशानी पूछी थी। फिलहाल नोटबंदी पर देश की सियासत गरमाई हुई है। विपक्षी सड़क से लेकर संसद तक सरकार की घेराबंदी कर रहे हैं। हालांकि सरकार बार बार दोहरा रही है कि इस कदम से काले धन पर रोक लगेगी और इससे आतंकियों की कमर टूट चुकी है। टीम न्यूज़ नेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले के बाद कांग्रेस केंद्र सरकार पर हमलावर है, लेकिन पूर्व वित्त मंत्री और सीनियर कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने अब एक ऐसा बयान दिया है जो शायद चुनावी मौके पर पार्टी के लिए ही मुसीबत बन सकता है। यूपी चुनाव को लेकर पहले से ही सियासत गरमाई हुई है। हर पार्टी अपने हिसाब से चुनावी चक्रव्यूह तैयार कर रही है और एक दूसरे की घेराबंदी में दांव चले जा रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने अयोध्या में विवादित ढांचे पर एक बयान देकर सियासी हलचल को बढ़ा दिया है। चिदम्बरम ने कहा है कि विवादित ढांचे को केंद्र के नियंत्रण में न लेकर तत्कालीन नरसिम्हा राव सरकार ने बड़ी सियासी गलती की थी, जबकि उनके पास इस बात के पहले से सबूत थे कि ढांचे पर खतरा मंडरा रहा है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि राव के इस गलत फैसले से ढांचा ढहाने जैसी बड़ी घटना हुई। मैं इस घटना को केवल फैसला लेने में हुई गलती नहीं मानता हूं, क्योंकि इसका नतीजा सबको पता है। इसी कारण प्रधानमंत्री राव ने अपना भरोसा गंवा दिया
और पार्टी में भी अपनी छवि खराब कर ली थी। एक कार्यक्रम के दौरान चिदम्बरम ने कहा कि बहुत से लोगों ने नरसिम्हा राव को आगाह किया था कि ढांचा खतरे में है। तब हमारी सरकार ने यह बयान जारी किया था कि जरूरत पड़ी तो सेना और अर्धसैनिक बल बुला लिए जाएंगे, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात नहीं किया जा सका और इसके नतीजे देश के लिए विनाशकारी साबित हुए। चिदम्बरम की ये चिंता ऐसे वक्त में सामने आई है जब बीजेपी भी राम मंदिर के मुद्दे को आजमाने को बेकरार दिख रही है। मैं आशा करता हूं कि हमारी सरकार कोर्ट में खड़े होकर मुझे समर्थन करे, क्योंकि पिछले दिनों में सरकार के जो वकील हैं, अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल, इन्होंने कोई दिलचस्पी दिखाई नहीं। तो मैं प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख रहा हूं कि अगले हफ्ते उनको हाजिर होना चाहिए और मुझे समर्थन करना चाहिए। यूपी की सियासी फिजा पहले से ही राम मंदिर और दूसरे मुद्दे पर गरमाई हुई है। कांग्रेस भी सॉफ्ट हिंदुत्व के सहारे अपनी चुनावी नैया पार लगाने में लगी है। ऐसे में चिदम्बरम की चिंता कांग्रेस में ही कई दिग्गजों की चिंता बढ़ा सकती है। टीम न्यूज़ नेशन।